गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीरा कुमारी, इतिहास विभाग, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए CC10 पेपर लेके आई हूँ। ये है इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया 1206 से 1757। तो इसके सेक्शन ए में दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत आज मैं चर्चा करूंगी सल्तनत के काल की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। सल्तनत काल यानी 1206 से 1526 के काल को सल्तनत काल कहा गया। भू राजस्व का मतलब है राज्य या शासन को भूमि से प्राप्त होने वाली आय या कर अथवा शुल्क आदि के रूप में राजा या सरकार को जो प्राप्त होने वाली आय है वो। इस काल के दौरान भूमि संबंधी जो नीति निर्धारित किए गए या जिनका अनुसरण राज्य द्वारा किया गया एवं इनसे कर प्राप्त करने की जो व्यवस्था राज्य द्वारा की गई, उन सभी को हम भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत पॉइंट वाइज करके देखेंगे। सल्तनत काल की स्थापना के साथ साथ भू राजस्व का जो प्रश्न था अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन था। भारत युग युग से कृषि प्रधान देश रहा है एवं देखते हैं कि मोहम्मद गोरी द्वारा उत्तर भारत की विजय और सल्तनत की स्थापना से प्राचीन भूमि व्यवस्था तत्काल समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह कार्यरत रही। यद्यपि नए शासक वर्ग की इच्छाओं के अनुरूप उनमें कुछ परिवर्तन भी किए गए थे। सल्तनत काल का आर्थिक आधार कभी भी स्थिर अथवा निश्चित नहीं हो सका था। समय बीतने के साथ और सुल्तान का शासन पर सत्ताधिकार बढ़ने के साथ साथ इस्लामी जगत में प्रचलित करों के आधार पर कर संग्रहित करके राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। दिल्ली सल्तनत की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी और कुछ जो है आय शुल्क के रूप में भी प्राप्त होती थी। युद्ध में प्राप्त लूट के धन के बाद जो है उसी का स्थान था। यानी भूमि से जो प्राप्त होने वाली आय थी वो आय का महत्वपूर्ण साधन थी। राजस्व शासन की दृष्टि से भूमि के 4 मुख्य वर्ग थे: खालसा भूमि, क्लोम भूमि, क्लोम विभक्त भूमि यानी जो मुक्तियों को कुछ निश्चित वर्षों या जीवन भर के लिए दी जाती थी। तीसरी भूमि वैसी थी जो हिंदू सामंतों के राज्य जिन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और चौथी भूमि वैसी थी जो मुसलमान विद्वानों तथा संतों को इनाम अथवा मिल्क के रूप में दी गई थी। खालसा भूमि का प्रबंध सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा होता था, किंतु सरकार प्रत्येक किसान से सीधा नहीं बल्कि चौधरी, मुकदम आदि स्थानीय राजस्व पदाधिकारियों के द्वारा भूमि कर वसूल करती थी। ये पदाधिकारी जो थे किसानों से लगान वसूल करते थे और प्रत्येक उपक्षेत्र में अमील नाम का एक पदाधिकारी रहता था जो इनसे राजस्व इकट्ठा करके राजकोष में जमा करता था। राजस्व की दर वास्तविक उपज के अनुमान पर उपज के जो वास्तविक उपज थी उसके आधार पर अनुमान आधारित थी।
इक्ता भूमि से राजस्व निर्धारित तथा वसूल करने का कार्य मुक्ति के हाथ में होता था। उस पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक पदाधिकारी रहता था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान करता था, जिसका काम राजस्व की वसूली तथा उसकी देखभाल करना था, मुक्ति पर नियंत्रण रखना था। वे हिंदू राजा जिन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अपने अपने राज्यों में पूर्ण स्वायत्तता का उपभोग करते थे। उन्हें केवल सुल्तान को कर देना पड़ता था। वक्फ अथवा इनाम के रूप में दी गई भूमि राजस्व से मुक्त और माफीदारों की वंशानुगत संपत्ति हो जाती थी। दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण युग में ये सभी व्यवस्थाएं जो है लागू रही। और आगे हम देखते हैं कि आरंभिक तुर्क शासक भू राजस्व की वसूली के लिए हिंदू सरदारों का सहारा लेते थे और प्रचलित प्रथाओं के अनुसार किसानों से इसकी वसूली जो है वसूली का दायित्व उन्हीं को सौंपा गया था। तुर्क शासक वर्ग के सामान्य दृष्टिकोण का पता बरनी के विवरण से होता है, जिसने लगभग 100 वर्ष के बाद अपने ग्रंथ की रचना की। उसके अनुसार बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को यह सलाह दी कि इतना अधिक भू राजस्व न मांगा जाए कि किसान जो है घोर निर्धनता की स्थिति में आ जाए, एवं इतना कम भी ना मांगा जाए कि धन के अधिक के कारण वे विद्रोही बन जाएं। तो सामान्यतः भू राजस्व की दर का निर्धारण इस तरह हुआ कि प्रचलित ढांचे में कोई बाधा नहीं पैदा हो। ज्ञात हो कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व नीति तथा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसकी नीति 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला, राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करना तथा दूसरा, लोगों को आर्थिक अभाव में रखना जिससे वे विद्रोह तथा आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। इसके लिए उसने पहले मिल्क, इनाम, इजरत और वक्फ के रूप में दी गई भूमि को जब्त कर लिया। दूसरे, उसने हिंदू जो थे मुकदम, खूत, चौधरी आदि राजस्व पदाधिकारियों के प्राप्त विशेषाधिकारों को उनसे छीन लिया। अब उन्हें भी अन्य लोगों की भांति अपनी भूमि पर राजस्व तथा अन्य कर चुकाने पड़ते थे। उसने राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग निर्धारित किया तथा भू राजस्व तथा अन्य प्रचलित करों के अतिरिक्त मकान एवं चारागाह कर भी लगाए तथा जजिया एवं जकात पूर्व की तरह लागू रहे। तो इसने भूमि माप की जो परंपरा की जो शुरुआत की तथा पटवारियों के अभिलेख जो थे उनकी जांच करवाई। साथ ही सभी प्रकार के राजस्व को कठोरता से लागू किया और उसको कठोरता से वसूलने के लिए उसने एक सुयोग्य विभाग की स्थापना की। उसने प्राकृतिक विपदा में करों में छूट का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं रखा। हालांकि सुल्तान अलाउद्दीन की नीति अत्यंत कठोर थी, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना था तथा करों का बोझ किसानों के ऊपर से कम करना था। करों का बोझ किसान, जमींदार जो थे, व्यापारी और दुकानदार सभी पर समान रूप से डालना था। इसकी नीतियों को पूर्ण रूप से उसके उत्तराधिकारी अनुसरण नहीं कर पाए क्योंकि उसमें अत्यंत कठोरता थी और कठोरता उसकी जो नीतियां थी उसकी कठोरता को कुछ कम कर दिए तथा राज्य कर की दर पूर्ववत 1/2 ही रही। अब नेक्स्ट क्लास में हम
अलाउद्दीन खिलजी के बाद के शासकों द्वारा भू राजस्व की दिशा में क्या क्या कार्य किया गया, क्या क्या परिवर्तन किया गया, क्या क्या सुधार किए गए, तो इसकी चर्चा हम अपने अगले ऑनलाइन क्लास में करेंगे। धन्यवाद।